तो सहवास का सही समय आयुर्वेद में बताया गया है। कैसे बताया गया है कि आपका पीरियड खत्म होने के बाद से लेके जो नेक्स्ट 10-12 डेज होते हैं उसमें आपकी फर्टिलिटी अच्छी होती है और उसमें भी आपके पीरियड का 10वें दिन से 16वां दिन जो है वो अच्छा है। ये प्रॉपर आयुर्वेद में बोला गया है। मेल स्पर्म, फीमेल एग, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बीज में किसी भी तरीके का अवरोध है, आपको कभी गर्भधारण नहीं होगा, ये आयुर्वेद हमेशा से बोल रहा है। जिस पोजीशन में महिला या स्त्री और पुरुष बिल्कुल सुखासन जो उनके लिए है वही सही पोजीशन है। तो अगर आपको लगता है कि बार बार जो वीर्य है वो बाहर निकल जाता है तो आप हिप्स के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। मेल कई बार जिम बहुत ओवर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और सब ले रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर और लाइफस्टाइल ठीक हो तो प्रेगनेंसी नेचुरली आसान हो जाती है। और इसी को आसान भाषा में समझने के लिए thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा, जो इस बात को डिकोड करेंगी कि कैसे नेचुरली तरीके से प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी मेडिकेशंस जो हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट जो हैं चल रहे हैं टू गेट प्रेग्नेंट। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आज की डेट में प्रेगनेंसी इतनी टफ क्यों हो गई है? आज के डेट में प्रेगनेंसी टफ हो गई है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। हम एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं। सबसे ज़्यादा अभी हर किसी के हाथ में मोबाइल स्क्रीन है। मोबाइल स्क्रीन में जो ब्लू रेज होती हैं वो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन को लेवल को डिक्रीज़ कर देती हैं। तो अगर आपका मेलेटोनिन लेवल डिक्रीज़ होगा तो आपके एग का जो ऑक्सीडेटिव लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी एग क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। सेकेंड कम्स आपका रात को देर तक जागना। रात को देर तक जागने से भी मेलेटोनिन लेवल्स डिक्रीज होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है और आपकी फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो जाती है। थर्ड, आप सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठते हैं तो मॉर्निंग का जो सूर्य की किरणें हैं वो आपकी बॉडी में कफ का विलयन करते हैं, मतलब आपके कफ को मेल्ट करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में चैनल ब्लॉकेज रहेगी तो आपके हर एक ऑर्गन को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। तो आपके ओवरीज तक भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, आपके यूट्रस के इंटरनल लेयर्स में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो एग क्वालिटी भी डिटोरिएट हो रही है, प्लस इंटरनल इम्प्लांटेशन जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। देन कम्स फूड। हम अगर सुबह का खाना घर से खा के निकलते हैं तो लंच हम बाहर करते हैं, या हम रात का खाना 1 बजे 12 बजे, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं ना, बोलते हैं मैम हम ऑफिस से ही 9 बजे घर आ रहे हैं, फिर हम घर आके खाना बनाएंगे, 12 बजे खाना खाएंगे और 1 बजे सो जाएंगे। जबकि मेडिकल साइंस क्या कहती है या आयुर्वेद क्या कहते हैं कि 3 घंटे तक का गैप होना चाहिए बेड तक जाने के लिए और खाना खाने के बीच में। तो वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही आप सोएंगे आपकी अग्नि मंद हो जाएगी, तो आपका खाना डाइजेशन नहीं हो रहा, आमा दोषा एग्रीवेट हो रहा है और वो भी आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक्सरसाइज योगा करने का या तो टाइम नहीं है या आप बहुत एक्सेसिव कर रहे हैं या सही टाइम पर नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाते हैं, रात को घर में घुसते हैं, यू डोंट हैव टाइम, तो पूरा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट हो रहा है, मेल है या फीमेल है दोनों में, और उसकी वजह से मेल की स्पर्म क्वालिटी, फीमेल की एग क्वालिटी दोनों डिटोरिएट होती है। फिर अगर आपके पास टाइम होता है, जैसे कुछ लोगों को जैसे ही बोल दिया जाता है ना कंसीव नहीं हो रहा है आप योगा करो, 2-2 घंटे तक वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो अति व्यायाम जो है वो भी बीज दुष्टि करता है, धातु क्षय करता है, ये भी आयुर्वेद बोलता है। तो अति व्यायाम की वजह से आप अच्छा करने के चक्कर में और खराब कर रहे हैं। देन कम्स, आप रात को योगा वॉक करने जाते हैं, आप सुबह नहीं जाते। हस्बैंड आते हैं, मैम हम साथ साथ टहलने जाते हैं 30 मिनट्स के लिए, वही हमारी वॉक होती है, बेसिक सा प्रोटोकॉल है, यही एक हमारे पास मी टाइम होता है। डेट्स फाइन, वो आपके पास मी टाइम होता है, लेकिन खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा वॉक करने के लिए आयुर्वेद में बोला नहीं गया है। और दूसरा, आयुर्वेद ने जैसे दिन के समय को बांटा है वात पित्त कफ के हिसाब से, ऐसे रात के समय को भी बांटा है। तो रात्रि का जो प्रथम चरण है वो कफ का है, फिर पित्त का और लास्ट वात का है। तो अगर आप उस समय पे ऐसे वॉक योगा कर रहे हैं तो आपकी अग्नि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी धातुओं में भी नुकसान पहुंचेगा। जितना टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे उतने आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरीके से पीसीओडी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फर्टिलिटी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं और हमें लगता है कि हम तो सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या आयुर्वेद में इस तरीके का कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट है कि नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकती हैं महिलाएं? देखिए, आयुर्वेद आपको जीवन शैली सिखाता है। आयुर्वेद ने बोला है अगर आपको गर्भ धारण करना है तो आपके जो 4 मूल सिद्धांत है, जिसको गर्भकर भाव बोला है, ऋतु,
आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी होनी चाहिए, क्षेत्र आपका यूट्रस का इंटरनल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, बीज आपकी एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एम्बू अम्बू आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो वगैरह सब अच्छा होना चाहिए, ओव्यूलेशन टाइम पर होना चाहिए। अगर ये गर्भकर भाव अच्छे हैं तो आपको कंसेप्शन नहीं होने में दिक्कत नहीं आती। तो नेचुरली कंसीविंग अभी मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि आपके इन सब पैरामीटर्स में आपके लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप क्षेत्र को ले लो, आप वर्किंग हो, आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, एक ही ऑफिस में कम से कम 30 लोग एक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक होते हैं, कभी कभी एसिम्टोमेटिक होते हैं। अचानक से आपको पता लगता है कि आपका ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है, आपके यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो गया है, या कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको लॉन्ग टर्म से वाइट डिस्चार्ज के इश्यूज रहते हैं। सो ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप रिकवर कर लेते हैं देन यू डोंट नीड अ डॉक्टर ना। इसी तरीके से आपका ऑफिस का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, कॉर्टिकोस्टेरॉल इंक्रीज हो रहा है, तो आपका वो हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, आपका FSH, LH, AMH सब डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, इधर यू विल हैव PCOD और यू विल हैव पुअर एक्ट क्वालिटी। दोनों ही स्टेटस में आपकी फिर फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बचने का तरीका भी आयुर्वेद ही बता रहा है। तो अगर आप नेचुरली प्लान करना चाहते हैं, वी डोंट से कि आप अपनी इस लाइफ से बदल जाओ, आप घर बैठ जाओ, आप सब कर लो, लेकिन आप अगर रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे योनि धावन कर लीजिए। मतलब वेजाइनल वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डेली बेसिस पर शाम को नीम के काढ़े में 5 मिनट सिर्फ बात कर लीजिए कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपका क्षेत्र अच्छा है, आपको स्ट्रेस फैक्टर है, डेट इज फाइन, आपका वर्क प्रेशर है, तो आप रेगुलर 15 मिनट्स का मेडिटेशन प्राणायाम ये अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए। रात को सोने के टाइम पर गाइडेड मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। स्लीप साइकिल को आपको खुद ही बैलेंस करना है। लोगों को पसंद होता है रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना, इसको भी आप ही को चेंज करना है। अगर आपको मी टाइम चाहिए देन डेट मी टाइम कैन बी इन अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो। सुबह 6 बजे उठ के भी आप 1 घंटा वॉक करने जाएंगे तो आपकी बॉडी भी अच्छी होगी एंड यू विल हैव दैट गुड टाइम ऑल्सो, जिसमें आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं। तो आपका वो फैक्टर भी क्लियर होता है और आपकी एक क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। खान पान हम खुद चूज करते हैं, तो आहार से जो भी आपकी इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, जो मेल स्पर्म की क्वालिटी को भी खराब कर रहा है और फीमेल एग क्वालिटी को भी खराब कर रहा है, उसको भी आप खुद ही ठीक कर रहे हैं। तो आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए मतलब जो एग क्वालिटी बूस्ट करने वाली डाइट है, यानी कि आपका खाना पूरी तरह संतुलित होना चाहिए। आप टिफिन अगर लेकर जा रहे हैं तो घर से लेकर जाएं, आप वहाँ से जंक फूड ना लेकर जाएं। सुबह ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करना, ये हमारा बेसिक नियम होता है। लेकिन फीमेल्स क्या करती है, सबको खाना बना के देती है, खुद के लिए खाना छोड़ देती हैं। वो 12 बजे 1 बजे तक पूजा पाठ करेंगी, सब करेंगी, पूरे घर का काम करेंगी, देन वो लंच में ब्रंच कर रही होती हैं। तो वो जो ब्रेकफास्ट का पूरा टाइम है वो पूरा पित्त एग्रीवेट कर देता है, क्योंकि आपने पहले दिन रात को 9 बजे खाना खाया है और अगले दिन आप 2 बजे खाना खा रहे हैं। इतना लंबा फास्टिंग आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स में नहीं आता है और नॉर्मली भी नहीं आता है, मॉडर्न साइंस भी उसको नहीं करती है, फर्टिलिटी को या आपकी फर्टिलिटी को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए हाउस वाइफ भी इनफर्टिलिटी में जूझ रही होती है, फिर वो कहते हैं हम तो वर्किंग भी नहीं, हम तो वर्कआउट भी कर रहे थे फिर भी हो गया। तो ये छोटे छोटे ऐसे लूप होल्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में ऐसे घुल गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि लूप होल्स हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं और डेफिनेटली नेचुरली कंसीव हो सकता है। अभी ये इतना बड़ा इशू बन गया है, बट ये अगर इन फैक्टर्स के बारे में हम सही से सोचें तो ये कभी इशू होगा नहीं। आयुर्वेद में बीज, ऋतु और क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कंसीविंग में कैसे मदद करता है? बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद बोलता है कि ऋतु, क्षेत्र, बीज और अम्बु परफेक्ट होना चाहिए। ऋतु यानी आपका ओव्यूलेशन। अगर हम अप्लाइड साइंस देखें तो ऋतु है जो आयुर्वेद में इतने सालों पहले बोल दिया कि सही समय होना चाहिए इंटरकोर्स के लिए। तो सहवास का सही समय आयुर्वेद में बताया गया है। कैसे बताया गया है कि आपका पीरियड खत्म होने के बाद से लेके जो नेक्स्ट 10-12 डेज होते हैं उसमें आपकी फर्टिलिटी अच्छी होती है और उसमें भी आपके पीरियड का 10वें दिन से 16वां दिन जो है वो अच्छा है। ये प्रॉपर आयुर्वेद में बोला गया है। अच्छा। तो यही चीज हम मॉडर्न साइंस में भी देखते हैं कि आपका ओव्यूलेशन 12 डे से 14 डे के बीच में होना चाहिए और आपका ओव्यूलेशन अगर सही समय पे हो रहा है, उस समय पर ही प्लान करना है, तब कंसेप्शन होगा। आपका ओव्यूलेशन हो रहा है 20 डे पे, आप रिलेशन बना रहे हो 12 डे पे, बिकॉज आपने बुक पढ़ी है कि 12वें दिन ओव्यूलेशन होता है एंड साइकिल रेगुलर है, तो उस स्थिति में भी आप कंसीव नहीं करेंगे। अच्छा। तो सही ऋतु होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल एक पेशेंट आई थी, उन्होंने बोला कि मैम मेरे घर वाले बोल रहे हैं आप लोग बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो, जब देखो फॉलिकुलर कराते हो, 11वें 12वें दिन पे रिलेशन बनाते हो, 14वें दिन पे बनाते हो। हमारी बातें सुनो, पुराने जमाने में लोग बोलते थे पीरियड खत्म होते ही 3 दिन रिलेशन बनाओ तभी बच्चा होता है। अच्छा।
तो ये कितना वो है ना, मिथ है, दैट इज अ फैक्टर, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तो कितने सालों पुराना है, आयुर्वेद ने क्लियरली बोला इट्स अबाउट 10th डे से 16 डे के बीच में ओव्यूलेशन उस समय पर होना चाहिए और रिलेशन भी तब बनना चाहिए। तो ये अगर घर वाले ऐसा बोल रहे हैं तो लोग उस फैक्ट में रहते हैं ना। एंड शी वाज लाइक मैम फैमिली ने बोला है 3 महीने तक तो अब यही करना है, बिल्कुल भी पीरियड खत्म होने के बाद सिर्फ 3 दिन रिलेशन बनाना है, उसके बाद पूरे महीने रिलेशन बनाना। आई वुड से कि अभी क्या ही करोगे ना आप, उसका कैसे आप उनको समझा सकते हो। आप एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा सकते हो, आप ओव्यूलेशन देख सकते हो, आप एग्जैक्ट डेट्स देख सकते हो, आपकी फर्टाइल विंडो देख सकते हो जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। आप उन दिनों में ट्राई करोगे, आप उस बात को लेकर चलोगे। सही बात तो मिथ्स और फैक्ट्स के बीच की ये जो बहुत माइन्यूट सी विंडो है उसको ब्रेक करना, वो जो लाइन है उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से प्लान करना है। तो ये ऋतु की बात हुई। देन कम क्षेत्र, जैसे मैंने बोला कि अभी 60% ऑफ इनफर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब्स का ब्लॉकेज होना। अब ट्यूबल ब्लॉकेज कोई नया वर्ड नहीं है, आयुर्वेद ने तो कितने सालों पहले आर्तव व स्रोतस में अवरोध होगा, संग होगा तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे बोला है। आर्तव व स्रोतस इज जो आर्तव को यानी कि फीमेल को उस साइड को आपके स्पेस यूट्रस में लेकर आ रहा है, मेल स्पर्म को आपके यूट्रस में लेकर आ रहा है, दोनों को मिलने की जगह, दैट इज आर्तव व स्रोतस, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। उसमें अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज है यू कैन नॉट कंसीव। रीजंस भी बहुत सिंपल बोले हैं उसमें कि आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से जीवाणु आएगा, कोई टॉक्सिन्स आएंगे, आगंतुज अगर कुछ आ रहा है तो वो वहाँ पर अवरोध कर सकता है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में शॉथ होगा, शोफ होगा, यानी इन्फ्लेमेशन होगा, ट्यूब्स की वॉल्स जो है वो थिकंड हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, चिपक जाएंगी एंड यू कैन नॉट कंसीव। सो फैक्टर्स के बारे में भी आयुर्वेद ने कितने सालों पहले बोल दिया। वही चीज़ क्षेत्र है, तो आपका यूट्रस ठीक होना इंपॉर्टेंट है। वही जो अभी हमने बात की कि आपके वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, यूट्रस में ट्रैवल करते हैं, आपको दिक्कत होती है। आपका पित्त बड़ा होता है, यूट्रस बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, आपको दिक्कत होती है। अब अगर किसी को नी में स्वेलिंग हुई है तो ऐसा नहीं है ना उसको बाहर से किसी बैक्टीरिया ने आके वो इन्फेक्ट किया है, इट्स बिकॉज आपका खान पान अच्छा नहीं था, वहां पर जाकर दोषा एक्यूमुलेट हुए, उनको उस स्थान में ख वैगुण्य मिला और वहां पे उन्होंने अपनी जगह बनाई और डिजीज हो गई। वैसे ही ट्यूब्स में भी होती है, वैसे ही यूट्रस में भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन चीज़ों को ठीक करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो क्षेत्र का कंसेप्ट आयुर्वेद में इतने सालों पहले से बताया गया है, उसी को हमने नए वर्ड्स यूज किए हैं और उसी के बारे में हम बात करते हैं। देन कम्स बीज, बीज जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, मेल स्पर्म, फीमेल एग, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। बीज दुष्टि है, कभी गर्भधारण नहीं होगा, बीज में किसी भी तरीके का अवरोध है, आपको कभी गर्भधारण नहीं होगा, ये आयुर्वेद हमेशा से बोल रहा है और यही मॉडर्न साइंस भी बोल रही है। तभी तो अभी कैसा है कि 24-25 ईयर्स की फीमेल भी आती हैं, एएमएच बहुत अच्छा है, एग रिजर्व बहुत अच्छा है, बट मैम एम्ब्रियो बनाने गए एक भी एम्ब्रियो नहीं बना मैम, 10 oocytes निकले, एक भी अच्छा नहीं लगा, सिंगल ब्लास्ट नहीं बन पाया। वाई? आपकी रूटीन इतना खराब है कि आपकी एग क्वालिटी इतनी डिटोरिएट हो चुकी है। नेचर ने तो आपको एग शुरू से तो डैमेज नहीं दिए थे, वो तो हमारे लाइफस्टाइल से डैमेज हुए हैं, हमारी सही चॉइसेस से वो सही रहते हैं, हमारी खराब चॉइसेस से वो खराब हो जाते हैं। तो ये बीज का कंसेप्ट भी आयुर्वेद में है। आयुर्वेद ने इनको रिकवर करने के लिए कि अगर ये सब हो गया है, शोधन चिकित्सा बताई है जिसको पंचकर्मा कहते हैं। तो पंचकर्मा वो शोधन चिकित्सा है जो बीज शुद्धि करती है, और बीज शुद्धि मेल की भी करती है और फीमेल की भी करती है। तो दोनों की बीज शुद्धि होने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करो, ऐसा आयुर्वेद बोलता है, अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो। इसलिए जब भी कोई पेशेंट अगर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो सबसे पहले दोनों का शोधन प्लान करता है। पेशेंट आके बोलता है अरे हमें डिटॉक्सिफिकेशन की क्या जरूरत है, हस्बैंड भी बोलता है मुझे डिटॉक्स की क्या जरूरत है, मैम दिक्कत तो इसको है। आपके स्पर्म की क्वालिटी को नाप नहीं रहे हैं ना, हम उसको नाप नहीं सकते। आप तो देख रहे हो काउंट बहुत अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी है, मोटालिटी, व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, मोटेलिटी कैसी है, आपका एग्लूटिनेशन तो नहीं है, लिक्विफिकेशन टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है। लिक्विफिकेशन टाइम मतलब आपने जब रिलेशन बनाया, आपका सीमेन डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद वो फीमेल के वेजाइनल एनवायरनमेंट में आके कितनी देर में मेल्ट आउट हो रहा है। जब वो मेल्ट होगा तभी तो उसमें से स्पर्म ट्रैवल करेगा यूट्रस के अंदर। अगर आपका वो लिक्विफिकेशन टाइम मोर देन 1 आवर है, आपको कंसीव कैसे होगा? तो ये सारे फैक्टर्स भी तो हैं जिसके लिए आयुर्वेद बोलता है। तो इन फैक्टर्स को हम मिस कर जाते हैं, हम सिर्फ वो काउंटेबिलिटी वाले फैक्टर्स पे रह जाते हैं, फिर हम बात करते हैं कंसेप्शन नहीं हो रहा है। क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, वो मेल की भी मैटर करती है, वो फीमेल की भी मैटर करती है। और अब ये AMH बेस्ड नहीं रह गई है, अब ये एज बेस्ड भी नहीं रह गई है। अब ये 23 साल के इंसान की भी कम हो सकती है और 42 के इंसान की अच्छी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल। तो दैट मैटर्स। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया ही कि
पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी पे तो कोई बात ही नहीं करता, हमेशा उंगली जो उठती है वो औरतों पे उठती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पुरुषों की जो स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी गिर रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, पहला। दूसरा, आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे, मतलब नेचुरल तरीके से इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है? देखो, आप ना किसी भी एक ऐसे घर में झांक के देखना जिसका फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, जितने भी एफर्ट्स हो रहे होते हैं ना, वो फीमेल के लिए होते हैं। जैसे मैंने किसी फीमेल को बोला कि आपको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ये सब नहीं खाना है, ये आपकी क्वालिटी खराब करेगा। अब उस घर में क्या होता है, हस्बैंड के लिए अलग खाना बनता है। वो उसे खाना पसंद नहीं खाते हैं, उसे स्पाइसी फूड चाहिए, उसे ऑयली चाहिए, उसे वो सब चटकारेदार वाला खाना चाहिए, या फिर वो एक मील बाहर से खाना प्रेफर करेंगे। ये खाना मेरे लिए नहीं है, प्रॉब्लम इज विद यू। आप अपनी एग क्वालिटी को देख ही नहीं रहे हो, तो मेल स्पर्म की क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली शायद उसकी पहले अच्छी होगी, पर ये होने के बाद और डिटोरिएट होने लग जाती है, तो मेल की एग क्वालिटी खराब हो जाती है। दूसरा, मेल कई बार जिम बहुत ओवर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और सब ले रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जितना ओवर आप ले रहे होते हो उतना आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट होता है और उतना आपकी बॉडी में उष्णता भी क्रिएट होती है, तो वो भी दिक्कत करेगा। तीसरा, अति व्यायाम से आपका धातुक्षय होता ही है, तो अगर आप 40 मिनट्स का जिम कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप वही जिम 2 आवर्स का कर रहे हो, इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम। तो अभी आप देखते भी हैं जिम में किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, एकदम से होता है, क्योंकि वो वात आपको एकदम ब्लॉक कर रहा है ना, तो वो अवरोध कर रहा है, वो दिक्कत करता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वर्क प्रेशर की वजह से, आपके प्रोफाइल की वजह से, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको बेबी भी प्लान करना है, फ्यूचर भी देखना है, ट्रीटमेंट भी कराना है, और भी ऑफिस का भी स्ट्रेस होता है। जैसे हमने बोला, कॉर्टिकोसोल हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, वो आपके स्पर्म क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर देता है। इसके बाद हम लोग कभी कभी ना कुछ भी रैंडम खाना शुरू कर देते हैं, शतावरी ले लो, अश्वगंधा ले लो, शिलाजीत ले लो, हम अपनी प्रकृति को इवेल्युएट नहीं करते। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपने ओवर शिलाजीत लिया तो वो काउंट बढ़ाने की वजह से वो कम भी कर देगा, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो बढ़ाने की दवाई ली थी और मेरा एकदम डिटोरिएट हो गया। तो जो भी ये चीज़ें लेनी होती हैं, इनके अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक होता है, उसको सही तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी चिकित्सक के परामर्श से लेना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब महिलाएं कंसीव करने का प्लान कर रही होती हैं तो एक दवाई जो है बहुत ज़्यादा चलती है, वो होती है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो क्या आयुर्वेद इस तरीके की दवाइयों को सपोर्ट देता है? क्या इसके साथ जो मेडिकेशन चल रही हैं उसके साथ आयुर्वेद का कोई इलाज पैरेलली चल सकता है? देखो, आयुर्वेद में ऐसा नहीं बोला है फॉलिक एसिड खाना है, लेकिन आयुर्वेद ने बोला है कि जो गर्भोत्पत्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ औषध है आहार के फॉर्म में, वो है घी और मूंग की दाल। अच्छा। और मूंग दाल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड होता है। तो आयुर्वेद इनडायरेक्टली आपको फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से दे रहा है जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोल रहे हैं। फॉलिक एसिड के अंदर कैपेसिटी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अभी सब लोग लेट एज में बेबी प्लान कर रहे होते हैं, तो इस समय पे जेनेटिक चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप देख भी रहे हो कि डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये सब बहुत बढ़ रहा है बच्चों में। तो अगर आपको उसे रिकवर करना है तो आपको फॉलिक एसिड का कंटेंट अच्छा रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, फॉलिक एसिड मेडिकल साइंस कहती है कि प्लान करने से 3 महीने पहले से खाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन 3 महीने कभी खत्म ही नहीं होते, क्योंकि प्लान तो 3 महीने में हो जाएगा जरूरी नहीं है, आप वो 3-3 साल तक कंटिन्यूअसली खा रहे होते हो। यू नीड टू गिव अ ब्रेक ऑल्सो। तो इसलिए आयुर्वेद नेचुरल सिद्धांत पे, अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप दिन में 1 मील मूंग दाल का जरूर रख लीजिए, उसके बाद आपको फॉलिक एसिड खाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कहा कि कंसीविंग आज की डेट में बहुत टफ हो गया है, तो साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है मिसकैरेज। राइट। मल्टीपल मिसकैरेज, मतलब मेरे ख्याल से मैंने आज से पहले इतने मिसकैरेज के केस नहीं सुने होंगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी और इतने कम एज में महिलाओं को मिसकैरेज फेस करना पड़ रहा है। रीज़न क्या है और आयुर्वेद इसे क्या समझता है? देखो, आयुर्वेद ने बार बार जो एबॉर्शंस होते हैं, गर्भपात बोला है। जो गर्भपात बोला है उसमें 2 दोषों का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक है वात दोषा,
एक है पित्त दोषा। तो जब जिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पित्त एग्रीवेटेड रहता है, वो गर्भाशय यानी यूट्रस के आसपास हीट फैक्टर बहुत ओवर होता है। तो जिनको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस होते हैं ना, आपने 10 दिन ऊपर हुए ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर 10 दिन ऊपर हुए फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, 10 से 15 दिन में मैम बार बार हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त दोषा, क्योंकि वो हीट फैक्टर बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में और वो आपके खान पान से बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट करता है अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा उससे भी पित्त उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो एक स्ट्रेस फैक्टर सेटल करना है, दूसरा पित्त बैलेंस करना है। पित्त बैलेंस करने का सिंपल तरीका है, सुबह उठ के 1 कप दूध और उसमें 1 चम्मच घी डाल के आप रेगुलर बेस पे ले लीजिए, उसको नियमित लीजिए, वो आपको गर्भधारण में सबसे ज़्यादा मदद करता है और एबॉर्शंस होने से बचाता है। देन एबॉर्शंस का एक और टाइप हमें देखने को मिलता है। देन आयुर्वेद में पित्त के लिए हम पंचकर्मा कराते हैं, जिसमें हम विरेचन पंचकर्म करते हैं, रक्तमोक्षण करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर ये इस तरीके की स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस वाली हिस्ट्री है, वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है, लोग कंसीव करते हैं फिर बच्चे की धड़कन चली जाती है, है ना। 5 हफ्ता 6 हफ्ते तक बहुत अच्छा ग्रो किया, 7 हफ्ते तक कार्डियक एक्टिविटी भी आ गई, लेकिन 9-10 वीक्स पे स्कैन कराया, 12 वीक्स पे स्कैन कराया, बच्चे की धड़कन चली गई। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये फैक्टर जो है डेट इज नॉट बिकॉज ऑफ पित्त दोषा नाउ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है आपके चैनल ब्लॉकेज की। आपके यूट्रस में जहाँ बेबी है, जहाँ वो इम्प्लांट हुआ है, उसे नरिशमेंट मिलता ही नहीं है। तो अगर उसको नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा है तो वो सर्वाइवल नहीं आता, उसे नरिशमेंट मिलता ही नहीं है। अब नरिशमेंट कौन दे रहा है? आपकी ब्लड वेसल्स दे रही हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा चलन है प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन देने का, प्रेगनेंसी में ब्लड थिनर्स लेने का, कि अबॉर्शन हो गया है तो आप ये ले लो। इसलिए देते हैं कि ब्लड थिनर होगा तो आपका खून जो गाढ़ा है वो पतला हो जाएगा और जहाँ पर बच्चा इम्प्लांट हुआ है वहाँ तक ब्लड फ्लो अच्छे तक जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। अगर इकोस्प्रिन काम नहीं कर रही है, उससे अपर डोज पे चले जाते हैं, रेगुलर बेस पे इंजेक्शंस ले रहे होते हैं। लेकिन आप अगर ये समझ जाओ कि आपका ब्लड गाढ़ा ही क्यों हो रहा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको खून को गाढ़ा करने के लिए जो ये आम बन रहा है, जो हमने खाना खाया, वो पोषण तत्वों में भी कन्वर्ट हो सकता था और वो टॉक्सिन्स में भी कन्वर्ट हो सकता था। आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन फॉर्म ज़्यादा बना, पोषण कम बना, बिकॉज आपकी अग्नि अच्छी नहीं है और आपकी चॉइस ऑफ फूड अच्छी नहीं है। तो आप इस ब्लड को प्यूरिफाई कर लीजिए। जब आप इस ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई कर लेते हैं, आपके यूट्रस के इंटरनल लेयर्स तक ब्लड अच्छे से पहुंचता है, तो आप बिना इन ब्लड थिनर्स के भी आपका प्रेगनेंसी सर्वाइव करता है और आपके बच्चे की धड़कन नहीं जाती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आज के समय में एबनॉर्मल बेबीज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो डेट इज ऑल्सो बिकॉज बीज दुष्टि, जो हमने एग क्वालिटी की बात की, मेल स्पर्म्स में DFI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी। पहले DNA फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पर्म जो है हम बहुत रेयर केसेस में कराते थे, अभी और वो भी कब, जब 40+ एजेस हो जाती थी। अभी DNA फ्रेगमेंटेशन खराब आता है एट द एज ऑफ 30 ऑल्सो। मैंने परसों पेशेंट देखा, 32 एज है, 4 एबॉर्शंस है, हस्बैंड का DFI वॉज 45। And what is DFI? DFI इज DNA फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पर्म, यानी आपका स्पर्म कितना डैमेज है, उसका क्वालिटेटिव वो मेजरमेंट है। तो वो इतना डैमेज है कि उससे जो भी फीटस बन रहा है वो एबनॉर्मली बन रहा है, तो वो बार बार खराब हो रहा है। आप क्या देख रहे हो? काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, बाकी चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। एज हमारी बहुत अच्छी है, आदमियों को तो 50 की उम्र में भी बच्चे आराम से हो जाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट वॉज व्हेन एवरीथिंग वॉज एट अ परफेक्ट जोन। अब तो आपका लाइफस्टाइल उतना ही डैमेज है, आपको स्मोकिंग भी चाहिए, आपको अल्कोहल भी चाहिए, आपको 2-2 बजे तक जागना भी है, वो लेट नाइट पार्टीज भी चाहिए, आपको बाहर का सारा जंक भी चाहिए, लॉट्स ऑफ नॉनवेज भी चाहिए जिसमें भर के हॉर्मोन्स और इंजेक्शंस लगते हैं। तो आपका स्पर्म क्वालिटी कैसे इंपैक्ट नहीं होगा? आपको वरदान थोड़ी मिला है। सही बात है। तो आपकी चीज़ें भी इम्पैक्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अब लोअर एज में भी खराब हो रही हैं, वो फैक्टर्स भी आपके रिकरेंट एबॉर्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो आयुर्वेद ने सिंपल बोला, बीज दुष्टि। अब वो बीज दुष्टि में ये सब चीज़ें आ जाती हैं और इसकी वजह से फीमेल एग जो खराब है या मेल स्पर्म खराब है, उससे जो फीटस बन रहा है वो एबनॉर्मल बनता है और बार बार एबॉर्शंस होते हैं। क्योंकि एबनॉर्मल होगा तो या तो 10वें हफ्ते तक एबॉर्शन हो जाएगा या सर्वाइव नहीं करेगा, कभी कभी 15वें हफ्ते तक पता लगता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है, ब्लैडर बड़ा बन रहा है, नेक में पानी इकट्ठा हो रहा है, हर्निया हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का समाधान सिर्फ आयुर्वेद में है। क्या किसी तरीके का सेक्स पोजीशन भी आपको प्रेग्नेंट करने में हेल्प करता है? और या कोई टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे आपको इंटीमेट होना चाहिए टू गेट प्रेग्नेंट? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइम के लिए आयुर्वेद ने ऐसा बोला है कि जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है उसमें रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। रात्रि का जो मध्य काल है, जो पित्त वाला काल है, उसमें भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि वया अवस्था को बांटा है, दिन को भी बांटा है, सुबह कफ का काल है, फिर पित्त का काल है, फिर वात का काल है, ऐसे ही रात्रि में भी बांटा है। स्टार्टिंग का फेज जो है वो प्रथम प्रहर जो है वो कफ का है, फिर मध्य जो है वो पित्त का है। तो रात को 10 बजे से 10 या 11 बजे से पहले पहले रिलेशन बनाना आइडियल टाइम पीरियड है। ऐसे ही मॉर्निंग में 8 बजे के बाद अगर आप बना रहे हैं तो वो ठीक समय है। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनाया ना वो अच्छा है, क्योंकि उस समय पे आपकी बॉडी एक्सक्रीटरी फेज में है ना, तो एक्सक्रीटरी फेज में आपकी बॉडी ग्रहण तो नहीं करेगी स्पर्म को, तो कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हम सनातन के हिसाब से बात करें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का काल है, उस समय पे रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही शाम को जो 2 समय मिलने का समय होता है, 6 से 8 बजे का समय, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो समय भी ठीक नहीं है, जिसे हम प्रदोष काल बोलते हैं, तो इवन दैट शुड बी अवॉइडेड। इसका ध्यान रखना है। देन पोजीशन की बात करते हैं। आयुर्वेद ने सिंपल बोला है, जिस पोजीशन में महिला या स्त्री और पुरुष बिल्कुल सुखासन जो उनके लिए है वही सही पोजीशन है। ऐसा उन्होंने उसको इलेबोरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी बोला है कि पुरुष जो है वो पृष्ठ की पीठ के बल लेटा होना चाहिए, और स्त्री का जो पेल्विस है वो थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि बार बार जो वीर्य है वो बाहर निकल जाता है, तो आप हिप्स के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो इससे आपको हेल्प मिलती है, लेकिन वो हिप्स के नीचे होना चाहिए, वो कमर के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कटी प्रदेश नहीं बोला है, उन्होंने पेल्विक एरिया बोला है। तो उधर लगाते हैं तो उससे वो वीर्य बाहर निकलने की जो प्रॉब्लम है वो कुछ लोगों में सॉर्ट हो जाती है। पर्पस यही है कि स्पर्म अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सीमेन है वो वेजाइना से अगर तुरंत बाहर निकल जाएगा तो उसमें से स्पर्म को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। पोजीशन सही होनी चाहिए, फीमेल का कंफर्ट लेवल में होना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिलेशन बनाने के बाद 3 से 4 घंटे तक लेटे रहना चाहिए। लोग रिलेशन बना के तुरंत उठ के भाग जाते हैं। तो वो भी सही नहीं है। जैसे मैंने बोला, लिक्विफेक्शन टाइम इज अप टू 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स। तो अगर आप तुरंत उठ के भाग गए तो वो लिक्विफाई भी नहीं हो रहा है, उसमें से सीमेन से स्पर्म ट्रैवल कैसे करेगा। तो लिक्विफेक्शन टाइम के हिसाब से आपको एटलीस्ट कुछ समय तक लेटना चाहिए। 3 से 4 घंटे लेटने के लिए बोला है। लेटने के लिए भी हस्बैंड के वाम हस्त पे लेटने के लिए बोला है, तो राइट हैंड की तरफ लेट जाना चाहिए। ये बेसिक फैक्टर्स बोले हैं। एज सच डायरेक्ट कोई पोजीशन के बारे में आयुर्वेद ने नहीं बोला है। तो जो आपने भी बताया टाइमिंग और वगैरह, तो मतलब क्या ये एक्चुअली में आयुर्वेद इसे बोलता है कि क्या ये वर्क करता है, या फिर इसके अलावा कोई और टाइमिंग है, या फिर अगर किसी को बहुत जल्दी कंसीव करना है तो क्या इस तरीके का ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद बताता है वो कितने टाइम पे फॉलो करते रहना चाहिए? देखिए, आपको नेचुरल रिलेशन बनाने, नेचुरल प्लानिंग के लिए अपनी लाइफस्टाइल को सेटल करके अच्छा करके 6 महीने ट्राई करना चाहिए। अगर आपने 6 महीने में कंसीव नहीं किया, देन इट मीन्स कुछ एडिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं और आपको डॉक्टर का कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये एक टाइम स्लॉट आपको हमेशा हमें अपने लिए रखना चाहिए। पहले साल भर का समय बोलते थे कि 1 साल तक साथ में रहे, ढंग से प्लान किया, नहीं हुआ तो डॉक्टर को मिल लीजिए, लेकिन अभी सब जल्दी में होते हैं तो साल भर तक वेट नहीं करते। लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल सुधार के खुद को 6 महीने जरूर देने चाहिए। That is very important. थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि और भी नेचुरल तरीके हैं कि आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आई नो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं आज की डेट में प्रेग्नेंट होने के लिए, बट जैसे आयुर्वेद में बहुत तरीके बताए गए हैं टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, आई थिंक आप उसको फॉलो कर सकती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you.